नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो आप हमारी वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि ईमानदारी से ईमानदार पत्रकारिता करना मुश्किल काम हो रहा। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज एक बार फिर हम बातचीत करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर, और आज हम दिल्ली चुनाव की बातचीत करेंगे देश के जाने माने, मशहूर और बहुत ही जबरदस्त चुनाव विश्लेषक, सी वोटर के एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग डायरेक्टर यशवंत देशमुख के साथ। दिल्ली चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। अगर हम ये कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक दूसरे के ऊपर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो बीच में रास्ता बनाने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी भी चुनाव में कूद पड़े हैं। अभी नरेंद्र मोदी का पूरी ताकत से कूदना थोड़ा बाकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल रोज कहीं ना कहीं रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो खबरों में उनको लगातार बनाए हुए। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच में सबसे दिलचस्प होगा यह जानना कि दरअसल पिछले 10 दिनों के अंदर या कहीं 15 दिनों के अंदर दिल्ली के चुनाव में कितना पानी बहा है। और ये काम करते हैं यशवंत देशमुख, सी वोटर के ट्रैकर के जरिए। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि रोज चुनाव को वो ट्रैक करते हैं, बल्कि कहे 365 दिन वो देश के मूड को भांपने की कोशिश करते हैं। इस बीच दो डेटा हमारे सामने उपलब्ध है। एक डेटा है जो उन्होंने 6 जनवरी का है, जो ट्रैक किया कि उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या थी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल चुनाव के दौरान ये होता है कि दरअसल जो सरकार इस वक्त एग्जिस्टेंस में है, उस सरकार का प्रदर्शन कैसा है, लोग उससे कितने नाराज हैं, कितने नाखुश हैं और कितना उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज हम सिर्फ एक डेटा के ऊपर बातचीत करेंगे, वो एक 6 जनवरी और 15 जनवरी को जो सी वोटर का ट्रैकर है, उसमें क्या फर्क दिखाई पड़ता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालें तो जो 6 जनवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव को सी वोटर ने ट्रैक किया और जो आंकड़े हमारे सामने लाए वो बड़े दिलचस्प थे। यानी वो लोग जो नाराज है सरकार से, सरकार बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 46.2% है। नाराज हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम लेकिन महत्वपूर्ण 2.7%। और ऐसे लोग जो सरकार से नाराज भी नहीं हो, सरकार भी नहीं बदलना चाहते, ऐसे लोगों की संख्या है 46.9%। यानी कुल ऐसे लोग जो सरकार नहीं बदलना चाहते, चाहे वो नाराज हो चाहे नाराज ना हो, उनका आंकड़ा है 49.6% का। यानी अगर हम देखें तो जो सरकार बदलना चाहते हैं ऐसे लोगों की संख्या 46.2, जो सरकार नहीं बदलना चाहते उनका आंकड़ा है 49.6 का। अब अगर हम इसी ट्रैकर को 15 जनवरी को देखें कि 15 जनवरी को ट्रैकर क्या कहता है, तो नाराज सरकार बदलना चाहते हैं ऐसे लोगों की संख्या 44.6, यानी 6 जनवरी की तुलना में थोड़ा घटोतरी हो रही। नाराज सरकार नहीं बदलना चाहते, कमोबेश उतरी है 2.9%। और साथ ही साथ नाराज नहीं है, सरकार नहीं बदलना, ऐसे लोगों की संख्या 48.6। तो कुल कितने हुए जो सरकार नहीं बदलना चाहते, उनका आंकड़ा है 51.5%। और नाराज हैं उनका संख्या है, बदलना भी चाहते हैं, 44.6। अगर अब हम दोनों दिनों को जो आंकड़े आए उनकी हम तुलना करें तो एक तस्वीर हमारे सामने निकल के सामने आती है। वो आंकड़े क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यशवंत देशमुख का हम स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव बीचों बीच है, इसलिए तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी अप्रूवल रेटिंग ठीक ठाक है। ऐसा क्यों? देखिए, अप्रूवल रेटिंग ठीक ठाक है और उसमें जो आरोपों प्रत्यारोपों का जो दौर है वो दरअसल आम आदमी पार्टी की उस इमेज को जरूर उसने ठेस पहुंचाई है, जो एक करप्शन क्रूसेडर, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई पार्टी, वो एक भले ही अलग से उसकी इमेज को ठेस पहुंची हुई। लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए उसने एक अपनी इमेज फ्रीबीज की डिलीवरी की और गवर्नेंस की डिलीवरी की एक अलग बनाई है। भले ही वो गवर्नेंस की डिलीवरी जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो नीचे का तबका है, उसको लेकर के एम ज्यादा रही है, लेकिन ये उसकी अपनी यूएसपी भी तैयार हुई है।
तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो शीश महल के आरोप या बाकी आरोपों का नुकसान नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते, मैं बिल्कुल नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान में छवि का अंतर केवल ये पड़ा कि ये इस मामले पे ये कांग्रेस या भाजपा की तरह से दूसरी पार्टी है। अब सारी पार्टियां चूंकि एक हैं, तो मामला केवल गवर्नेंस और चीजों की डिलीवरी के ऊपर आके निर्भर करता है, और वहां पर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उनकी मदद कर रहा है अभी। आशुतोष, एक बात बहुत दीगर है यहाँ पे जो समझने की है कि आपने जो सरकार बदलना नहीं बदलना, ये आंकड़े आपने अभी जो दिखाए, जिसमें आप 50-51% करीब टोटल जो नहीं बदलने वाली बात कर रहे हैं, अगर ये आंकड़े 5 साल पहले वाले आंकड़ों से हम कंपेयर करें तो ये 60% के आसपास हुआ करता था। यानी कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखाई दे रहा है कि हमको सरकार नहीं बदलना है। ये इमोशन जो 60% लोग रखते थे उस समय, वो घट के अभी 50% के आसपास आया है। लेकिन 50% एक बड़ा बड़ा नंबर होता है, खास तौर पे बाइपोलर लड़ाई को। अब बाइपोलर, बहुत सारे आपके हमारे मित्र कहेंगे कि दिल्ली तो ट्रायंगुलर है, तो बाइपोलैरिटी की बात कहां से आ गई? तो मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस के इक्वेशन को लेकर के दिल्ली में बड़ी भ्रांति है। एक बार जरा हमें उस पर भी गौर से सोचना पड़ेगा कि अब कांग्रेस की स्थिति क्या है, और कांग्रेस का घटना या बढ़ना ये क्या ट्रेडिशनल तरीके से वास्तव में आम आदमी को फायदा या नुकसान कर भी रहा है, या कुछ अब नया तरीका से सामने से आ रही है? इसमें जो बात अभी आपने की, दरअसल वही बात मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि अगर 2015 में आम आदमी पार्टी का अगर वोट शेयर देखें तो वो 54% के आसपास है, और अगर आप 2020 से उसकी तुलना करें तो भी कमोबेश 54% ही है, 53.6 के आसपास है। लेकिन अगर 6 जनवरी का जो आपका ट्रैकर वो ये कहता है कि कुल 49% लोग हैं जो दरअसल इस सरकार को बनाए रखना चाहते हैं, यानी एक कमोबेश अगर आप देखें तो 5 से 6% की गिरावट दिख रही, कम से कम 5% की गिरावट तो है, अन्यथा ये आंकड़ा। लेकिन जब आप 15 जनवरी को जाते हैं तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी 6 जनवरी की तुलना में 6 से 15 जनवरी के बीच में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है जो सरकार को नहीं बदलना चाहते, यानी स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, और वो आंकड़ा 51.5%। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी ने 6 से 15 जनवरी के बीच में ग्राउंड गेन किया है। इसका कारण क्या दिखाई पड़ता है? मुख्यतः महिला मतदाता, मुख्य रूप से आशुतोष, क्योंकि 15 जनवरी के भी आंकड़ों में हमको एक बात बहुत साफ दिखाई दी थी कि पुरुषों में पिछले करीबन 3 महीने से लगभग मुकाबला बराबरी का चल रहा था, और इनफैक्ट कुछ जगहों पे, कुछ समय पे तो बीजेपी एक्चुअली पुरुषों के मामले में आम आदमी पार्टी से ज्यादा स्कोर कर रही है। लेकिन महिलाओं में आम आदमी पार्टी की लीड सब्सटेंशियल थी। मतलब कभी भी महिलाओं में आम आदमी पार्टी की लीड 6% से नीचे नहीं हुई। 6%, 7%, 8% लगातार उतनी लीड, कभी कभी 10% तक भी लीड उसमें महिलाओं के उसमें आई। मुझे लगता है कि जो महिलाओं को लेकर घोषणा की गई आम आदमी पार्टी की ओर से, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया। अब केवल एक चीज देखने की रह गई है, जो अब हम ट्रैकिंग अभी कर रहे हैं। एक्चुअली अब हमने अलग से पैनल पूरा लगाया है, केवल महिला रिसर्चर्स का बनाया है पूरा टीम, जो केवल महिलाओं से बात कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि जो हमारे ट्रैकर में महिलाओं में इतना बड़ा उनको लीड मिली हुई है, ये सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा, कांग्रेस ने भी 2500 बोल दिया, बीजेपी ने भी 2500 बोल दिया, और ये सारे बोलने के बीच में आशुतोष कहीं ऐसा लगता है कि अब मामला इसका नहीं है कि महिलाओं को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मामला अब महिलाएं किसके वादे पे ज्यादा भरोसा करती है। और ये चीज जो है, ये अभी अगले 15 दिन की लड़ाई मुझे लगता है चुनाव तक अब यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अब साफ दिखाई दे रही है कि पुरुषों में बीजेपी ने मैसिव कवर अप किया है। जो गैप था 5 साल पहले, पुरुष और महिलाओं दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी का गैप लगभग 15 से 20% था बीजेपी के ऊपर, अगर आप दोनों को देखें। और अगर आज पुरुषों में वो बराबरी पे है, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि मैसिव गेन बीजेपी ने पुरुषों में किया। लेकिन महिलाएं अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ पे खड़ी हैं, अगले 15 दिन भी खड़ी रहेंगी। इसके ऊपर ध्यान देने की बात है कि वो खड़ी रहती है या बीजेपी वहां पर भी एनक्रोच करती है। अगर तो एनक्रोचमेंट होता है तो मामला ये और टाइट होगा, और अगर वो महिलाएं उनके साथ में खड़ी रहती है दिल्ली की, तो कम मार्जिन से ही सही, सीटों का नुकसान भले ही हो आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेजॉरिटी का मार्क आम आदमी पार्टी क्रॉस कर सकती है। बिल्कुल। यशवंत, एक दिलचस्प बात यह है कि आप
आपका अनुभव और चुनाव को ट्रैक करने का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर चंद एक दो लोग होंगे जो उसको उस तरीके से उतने ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा। ये जो बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी करीब 2500 रुपए देंगे हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है, जो एलिजिबल है। कांग्रेस भी करीब 2500 देंगे। चलिए कांग्रेस को तुम किनारे कर देंगे क्योंकि कांग्रेस उस रेस में दिखाई फिलहाल नहीं पड़ती, तो सरकार बना सकती है, इसलिए कुछ वोट काट सकती है लेकिन बना सकती है ऐसा तो नहीं लगता। तो रेस हो जाती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी 2100 देने की बात कर रही है, ये 2500 देने की बात कर रहे हैं, तो 400 रुपए तो बीजेपी ज्यादा दे रही है। इसके अलावा कुछ और घोषणाएं भी उन्होंने की पिछले दिनों। तो इस 2500 और 2100 में ज्यादा अट्रैक्टिव तो आम आदमी पार्टी का नहीं लगता बल्कि बीजेपी का लगता है। तो आपकी नजर में होगा नहीं, ये अमाउंट से नहीं होगा आशुतोष। आपको बिल्कुल 5 साल पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद है जब भारतीय जनता पार्टी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रही थी, 2-2 हजार की 3 किस्तें, राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी 72,000 की। तो वो कोई 6,000 का 12,000 नहीं, 6,000 की 72,000 की बात की थी, लेकिन लोगों ने 6,000 पे ज्यादा यकीन किया। तो ये अमाउंट से नहीं होगा। मुझे लगता है कि कई बार चीजें जब चल रही होती हैं, डिलीवर हो रही होती हैं, जैसे हमारे पहले के ट्रैकर के क्वेश्चंस में कई बार ये बात भी सामने आई, जो लोग ऐसे एक बार मुझे याद है हमने इस चीज को नापने की कोशिश की थी, जो लोग स्विंग वोटर हैं, यानी लोकसभा में इधर देते हैं और विधानसभा में उधर, यानी लोकसभा में कांग्रेस भाजपा को वोट देते हैं और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को, ऐसे मतदाताओं से हमने ये पूछा था कि लोकसभा में आप क्यों नहीं देते कांग्रेस या आपको, या विधानसभा में भाजपा को क्यों नहीं देते। तो उसमें लोकल लेवल पे एक डर बहुत बड़ा था, तो जिसमें लोगों को ये डर था कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो ये फ्रीबीज या ये स्कीम्स बंद कर देंगे। और बीजेपी ने रेवड़ी कल्चर के ऊपर जो इतना बड़ा कैंपेन चलाया था, उसने उस डर को और पुख्ता ही किया, कम नहीं किया। इसीलिए उस डर को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को यह तक घोषणा करनी पड़ी कि हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, जो योजना है वो चलेंगी या उससे बेहतर हम चला के देंगे। ये रेवड़ी कल्चर वाला पूरा कैंपेन एकदम जिसे कहते हैं ना सर के बल बीजेपी ने पलट के रख दिया, क्योंकि उनको ये बात समझ में आई कि लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम रेवड़ी के ऊपर हम बात करें और लोगों को सुविधा न दें। तो ये अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो जो चला रही है आम आदमी पार्टी, स्कीम चला रही है, उसका लाभ मिला है। करीब करीब 35% आबादी दिल्ली की ऐसी है जो लोअर इनकम ग्रुप के स्ट्रेटा में आती है, उनके लिए वो स्कीम्स महत्वपूर्ण रही है। मिडिल क्लास वालों को शायद उतनी ज्यादा फायदेमंद न लगी हो, लेकिन उनके लिए जो निचला तबका है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसमें दलित मतदाता भी शामिल हैं, उसमें मुस्लिम मतदाता भी शामिल हैं, उसमें अपर कास्ट और ओबीसी जो गरीब है वो भी शामिल है। इसलिए वहां पर एक चलती हुई सरकार में घोषणा करी, और जिस सरकार ने पिछली बार में कुछ योजनाएं दी हैं, तो वो मुझे लगता है कि शायद बचा लेगी आम आदमी पार्टी को। केवल और केवल अंतर यह है कि बीजेपी ने इस स्कीम को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पे इंप्लीमेंट करके या जो भी उसका लाभ लेना था लिया, और ये स्कीम एक तरह से कहे तो शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी की तरह से आई है, मतलब बीजेपी के यूएसपी की तरह से। तो ये अभी स्टडी करना पड़ेगा। अभी हम आंकड़े चल रहे हैं, जो मैं वही, हमारी टीम पूरी लगी हुई है देखने के लिए कि भाजपा की घोषणा वर्सेस, ये हमने सवाल पूछा है एक्चुअली दिल्ली की महिलाओं से, जल्दी आंकड़े आएंगे इस हफ्ते हमारे पास में, कि भाई भाजपा ने 2500 बोला, उन्होंने 2000 बोला, किसके ऊपर आप ज्यादा यकीन करती है? 2100 वर्सेस 2500, 400 रुपए का अंतर आपके लिए मायने रखता है या नहीं? और अगर मायने रखता है तो क्या इतना मायने रखता है कि आप अपना वोट बदलेंगे? और किस पर आपको ज्यादा यकीन है? कांग्रेस का भी हमने पूछा है उसमें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो अभी तक ट्रैकर की जो अभी तक आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस के लिए तो बहुत ही अच्छे संकेत कतई नहीं है। और उसका मतलब क्या कहा जाए तो, क्योंकि थोड़ा सा दुखी होने वाली बात कांग्रेस के लिए यह है कि एक तो शीला दीक्षित जी का नाम अभी भी बहुत जबरदस्त चलता है, लोग बहुत शिद्दत से उनको याद रखते हैं, याद करते हैं कि वो सर्वोत्तम मुख्यमंत्री अब तक दिल्ली की रही, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरा, पिछले 4 साल में आशुतोष, अजय माकन ने जितने एग्रेसिवनेस के साथ में नीचे की लड़ाई लड़ी लिकर स्कैम के ऊपर, बाकी बीजेपी कहीं पे लड़ाई में थी ही नहीं। अगर आप ध्यान दीजिए तो 4 साल में दिल्ली की स्थानीय पॉलिटिक्स में बीजेपी लड़ाई में कहां थी? कहीं नहीं थी। वो केवल मोदी जी के नाम का मोदी 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 करते थे कि मोदी जी के नाम पे हम किसी तरह से
तारण हमारे पार हो जाए। और लोकसभा में वो सब कुछ कोने करके जो कांग्रेस गई आम आदमी पार्टी के साथ में, मुझे लगता है वो हाराकिरी होगी। अगर वो कंटिन्यू रखते तो शायद इस समय कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डैमेज करती, जिसका एक इनडायरेक्ट नहीं सीधा डायरेक्ट फायदा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होता, निस्संदेह। लेकिन इसके बाद में शायद 5 साल में कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने में कामयाब होती। अभी तो मामला गड़बड़ है। अभी तो जो आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं आशुतोष, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस अब बिल्कुल ही टर्मिनल डिक्लाइन की तरह से न चली जाए दिल्ली में। अगर कांग्रेस 10% तक जाती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान है। अगर कांग्रेस 8-10% पे रहती है तो उससे भाजपा को नुकसान है। लेकिन अगर कांग्रेस 5% या उससे नीचे जाने की शुरुआत होती है तो अगेन ये आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि 4-5 सीटें जहां माइनॉरिटी वोट्स में कांग्रेस अच्छा कर रही है उनको छोड़ दीजिए, तो बची हुई 65 सीटों में दरअसल अब कांग्रेस के नंबर कम होने का मतलब बाइपोलैरिटी को इजाफा करना है, बाइपोलैरिटी को बढ़ाना, जिसका बड़ा हिस्सा अब बीजेपी को मिल सकता है। ये ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो एक बार अपने दर्शकों को फिर बता दें कि जब 6 जनवरी को सीओटर ने ट्रैकर अपना किया और जानने की कोशिश की कि कितने लोग बदलना चाहते हैं, तो 6 जनवरी को जो बदलने वाले जो सरकार बदलना चाहते थे, जो सरकार नहीं बदलना चाहते थे, वो गैप 3.4% का था। यानी एक टफ लड़ाई उस वक्त दिखाई। 3.4% का मतलब है कि अगर 3% का प्लस माइनस का एरर होता है तो वो एक तरीके से इवन बैटल आप मान सकते हैं। लेकिन जब 15 जनवरी को ट्रैकर ने देखा तो उसमें ये गैप बढ़ के हो गया 6.9% का। यानी एक तरीके से डिसाइसिव लीड दिखाई पड़ रही है 15 जनवरी को। अब ये जो आने वाले समय में जो ट्रैकर क्या करता है वो तो एक अलग तरह का प्रश्न होगा। यानी सिर्फ 10 दिनों के अंदर 3.5% का इजाफा हुआ। यशवंत का ये कहना है कि दरअसल ये महिला वोटरों की वजह से हुआ है और महिला वोटरों में आम आदमी पार्टी ने अपनी जो पैठ है वो ज्यादा मजबूत की है, या ये कह सकते हैं जो 2100 देने का जो उनका वायदा था उस पर महिला वोटरों का उनका दांव चला है। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई डीटीसी बस में हम फ्री कर देंगे। प्रधानमंत्री जी से कहा है कि आप मेट्रो में भी हाफ कर दीजिए, स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री करने की बात। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने भी तमाम फ्री कर दिया। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये तो कि लीड बची रहती है, कम होती है, ज्यादा होती है तो आपका अगले ट्रैकर में आएगा। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि जो आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज में गिरावट दिखाई पड़ रही है वो केजरीवाल स्पेसिफिक है या पार्टी स्पेसिफिक? मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं? सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो मोदी स्पेसिफिक वोट 38% से 54-56% चला जाता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का वोट 18% से लेकर 54% चला जाता है। यानी केजरीवाल और मोदी का वोट है। तो अगर गिरावट आई है, ये दिख रही है आपके ट्रैकर में, तो केजरीवाल को लेकर, उनकी छवि को लेकर होगी या आम आदमी पार्टी परसे को लेकर है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आशुतोष। मैं भी इसीलिए दूसरी साइड में देख रहा था कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद के लिए क्या है, तो मैंने देखा कि 48% केजरीवाल के लिए लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री पद की चॉइस के लिए। तो इस सवाल का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है आशुतोष, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 साल पहले केजरीवाल 55-56% लोगों की पसंद थे, आज वो 48% लोगों की पसंद है। यानी जो 7-8% की गिरावट आई है वो केजरीवाल जी की खुद की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी के कारण है, नो डाउट, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन 48% की पॉपुलैरिटी ये भी बताती है कि अगर आप 48% वो और जो लोग विशुद्ध रूप से कह रहे हैं कि हम सरकार से खुश हैं और ना बदलना नहीं चाहते, वो भी लगभग उतने ही है। मतलब अगर आप वो 2.5% के आसपास का आंकड़ा हटा दीजिए, जो ये कह रहे हैं कि हम नाराज हैं लेकिन नहीं बदलना चाहते, लेकिन जो साफ कह रहे हैं कि हम नाराज नहीं और नहीं बदलना चाहते, यानी 48% लोग करीब ऐसे हैं जो केजरीवाल जी के कारण ही नाराज नहीं है और केजरीवाल जी के कारण ही आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन वाली पार्टी नहीं रहेगी। जो भी है वो सीधा केजरीवाल की लीडरशिप के ऊपर है। तो वो जो गिरावट है 7-8% की व्यक्तिगत रूप से वो पार्टी के वोटों में भी परिलक्षित हो रही है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा है कि ठीकरा भी उन्हीं के सर पे है और सहरा भी उन्हीं के सर पे। जो पा रही है आम आदमी पार्टी वो भी दरअसल केजरीवाल के कारण ही पा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये ठीकरा और सहरा दोनों केजरीवाल जी के ही सर पे है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आज अब आखिरी सवाल,
आज की तारीख में आपको लड़ाई कैसी लग रही है? क्या अभी भी कुछ उलटफेर हो सकता है या एज है आम आदमी पार्टी को? देखिए, आज की तारीख में एज आम आदमी पार्टी को जरूर है, लेकिन जिस जगह पे अब निगाह लगी, एक तो मैंने बताया महिला मतदाताओं का, जो हम अगले हफ्ते अब हम आपको बताएंगे देख करके कि अलग से कि क्या हो रहा है उसमें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मुझे लगता है बहुत ध्यान देने की बात है, वो ये पुरुषों में जिस तरीके का कमबैक किया है बीजेपी ने, उसका श्रेय किसी न तो स्थानीय नेतृत्व को है, ना उसके केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तो पिछले 10 साल से है, स्थानीय नेतृत्व भी 10 साल से है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल जमीन आसमान एक कर दिया हो दिल्ली की सड़कों पे और लगा कि इसका मतलब केवल साफ है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू, जिन जगहों पे लोकसभा चुनाव के बाद में वो जो संगम शरणम गच्छामी वाला मामला था, कहीं ना कहीं अब दिल्ली में ये भी काम कर रहा है, क्योंकि मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता आशुतोष की जो गैप महिलाओं में है वो पुरुषों में क्यों नहीं है। ये इसका कारण नहीं समझ में आता। तो कारण अगर ये है कि संघ और उसका नेटवर्क वापस लगा है दोबारा से जिताने में, तो ये एक अपने तरीके का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम पिछले 3 चुनाव यानी महाराष्ट्र, जम्मू क्षेत्र और हरियाणा में देख चुके हैं। और उसका इम्पैक्ट अब उस तरीके के कैंपेन का इम्पैक्ट और महिलाओं वाला इम्पैक्ट, ये दो अलग अलग टेंजेंट्स हैं। तो आम आदमी पार्टी चैन की सांस नहीं ले सकती, मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। आम आदमी पार्टी 10 साल की इनकम्बेंसी परेशानियों के बावजूद भी लीड में है, आज भी लीड में है, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भी अगर स्लिप आउट करेगी तो वो कठिनाई में पड़ जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं उनको उतने ही एग्रेशन के साथ में कैंपेन लेना होगा। बीजेपी के कैंपेन के अंदर घुस के उन्हें कैंपेन करना पड़ेगा। और एक जो क्लासिकल चीज इस चुनाव के पूरे उसमें बहुत साफ नोट की हम लोगों ने कि अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग इस बात को जानते और समझते हैं कि मुसलमान वोट पाने के लिए उन्हें एंटी हिंदू स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो रोहिंग्या वाले मसले पे इतना फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। तो 370 पे चाहे अयोध्या पे वो फ्रंट फुट पे जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत क्लैरिटी के साथ पे ये है कि कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है और भाजपा को हराने के लिए मुसलमान आम आदमी पार्टी के अलावा कहीं और जाएगा नहीं। इसलिए वो इस बात के लिए इसकी मजबूरी उनको कतई नहीं है कि वो कहीं पे भी इस तरह का कुछ एम्बिगुअस स्टैंड लें जिस एम्बिगुइटी में बीजेपी एंटी हिंदू उनको पोर्ट्रे कर सके। वो नहीं करना है। ये एक इंटेलिजेंट बात है जो उनको समझ में आ रही है, जो राहुल गांधी की टीम को समझ में नहीं आ रही। वो एक अलग विषय है, कभी उस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन चैन की सांस नहीं ले सकते। ये इलेक्शन वैसा है जिसमें 10 साल की नेचुरल इनकम्बेंसी है। जो छवि के भंग होने का मसला है वो साफ दिख रहा है, लेकिन एक गवर्नेंस की डिलीवरी और उसके मसले पे लंबी लाइन खींचने का उनको लाभ भी मिल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक माइन्यूट जो और भी हम लोग कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो एमसीडी का इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीती है और जो कचरे की समस्या है, मतलब जिन समस्याओं से पहले रूबरू दिल्ली की जनता होती थी और आम आदमी पार्टी वो ठीकरा दिल्ली में बीजेपी के सर पे फोड़ती थी कि ये तो एमसीडी हमको नहीं मिलती, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन दिल्ली में अभी भी एमसीडी के कामकाज को लेके घासी नाराजगी है। वो एक एस्पेक्ट और भी है जो उनको झेलना पड़ रहा है, जिसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 48% जो रेटिंग है और उसके बाद में सीधे 15% भी नहीं है, जो बीजेपी के नेता मनोज तिवारी की रेटिंग है 15% भी नहीं, तो गैप बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि वो पर्याप्त होना चाहिए उनको वापस सरकार में लाने के लिए, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है अंत में ग्राउंड मैनेजमेंट पे। कौन कितने लोग अपने टर्नआउट रिलेटिव कौन निकालता है और स्लिप अप ना होने पे, कहीं पे भी हल्का सा स्लिप अप की गुंजाइश या स्लिप अप की रिस्क नहीं ले सकते अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत, बातचीत करने के लिए। यशवंत ने बहुत ही बेबाकी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि दरअसल ये चुनाव, अगर मैं उसको अपने शब्दों में कहूं तो नेता बनाम संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि उसके पास संगठन है
और आम आदमी पार्टी का सौभाग्य उसके पास नेता है। नेता। इसलिए दोनों मैदान में डटे हुए हैं। अगर संगठन ने कमजोरी दिखाई तो बीजेपी पिछड़ जाएगी, और अगर नेता की कमजोरी हुई तो आम आदमी पार्टी पिछड़ जाएगी। एक चीज और भी है जिसको मैं बार बार कहता हूं कि ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। एमसीडी की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, और कम से कम 70% ऐसे विधायक हैं जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उनके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी, यानी लड़ाई बहुत जबरदस्त है। आम आदमी पार्टी अगर जरा सी भी फिसली, जैसा कि यशवंत ने कहा, तो फिर भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।